हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अगस्त सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सेकंड वीक के करंट अफेयर्स अपने कवर कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का बने मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस बने मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इसमें हमने आरबीआई सर्कुलर्स को भी ऐड किया है, उन्हें आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और क्विज भी दिए गए हैं आरबीआई सर्कुलर्स से संबंधित। और फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, इंश्योरेंस से रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। तो सब कुछ आपको एक ही कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये कोर्स आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए प्राप्त होता है और जितने भी आपके एग्जाम्स आते रहेंगे, चाहे बैंक हो, एसएससी के हो, रेलवे को, पूरे साल भर में, उनमें अगर आप जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात करें तो केवल यही कोर्स आपका इनफ रहेगा। ठीक है, और मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो सेशन की। The RBI Monetary Policy Committee unanimously decided to keep the repo rate unchanged at what percent? RBI मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 5.50%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की है 6 अगस्त 2025 को, और ये तीसरी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग रही फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा की गई है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मल्होत्रा के अलावा डॉक्टर नागेश कुमार, सुगाता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर पूनम गुप्ता और डॉक्टर राजीव रंजन भी मौजूद रहे। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सर्वसम्मति से डिसाइड किया है कि हम रेपो रेट को अनचेंज रखेंगे 5.50% पर, और हमारे जो इंस्टेंस है वो भी न्यूट्रल रहेगा, यानी कि आगे आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हम रेपो रेट को कट भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब इसी के साथ जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, एसटीएफ जिसे कहते हैं, ये भी अनचेंज्ड है 5.25% पर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड बैंक रेट भी 5.75% पर अनचेंज्ड है। बाकी आप जानते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टारगेट दिया गया है वो इन्फ्लेशन 4% ±2 रखने का दिया गया है। रियल जीडीपी ग्रोथ 2025-26 के लिए 6.5% पर ही रिटेन रखी गई है। फर्स्ट क्वार्टर में 6.5%, सेकेंड क्वार्टर 6.7%, थर्ड क्वार्टर 6.6% एंड फोर्थ क्वार्टर 6.3%। अगर हम रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें 2026-27 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो वो 6.6% रखी गई है। सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन ये लगातार 8वें महीने अपने 77 मंथ लो पर पहुंच गई है 2.1% जून 2025 में, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी इम्प्रूव हुई है। और फूड इन्फ्लेशन पहली बार नेगेटिव रहा है फरवरी 2029 के बाद, जून में -0.2%। सीपीआई इन्फ्लेशन 2025-26 के लिए अब 3.1% है। सेकेंड क्वार्टर में 2.1% प्रोजेक्शन है, थर्ड क्वार्टर में 3.1%, फोर्थ क्वार्टर में 4.4%। वहीं अगर हम 2026-27 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो वहाँ सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट की गई है 4.9%। अच्छा, सेक्शन 45ZL रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में ये भी कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो पूरी समरी होती है, ठीक है, उसे 14वें दिन जैसे उनकी मीटिंग ऐड होती है तो उससे 14th डे पब्लिश करना होता है। नेक्स्ट एनपीसी मीटिंग 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 के बीच होगी। सत्यपाल मलिक रिसेंटली पास्ड अवे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डिड ही सर्व एज गवर्नर? सत्यपाल मलिक का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल के रूप में
कार्य किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। फॉर्मर गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के सत्यपाल मलिक, इनका निधन हो गया है। ये मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के भी गवर्नर रहे हैं। 79 ईयर ओल्ड थे ये। तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में या किस यूनियन टेरिटरीज में सत्यपाल मलिक गवर्नर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा किस किस में रहे हैं। मेघालय, गोवा, उड़ीसा, बिहार एंड जम्मू एंड कश्मीर। जब स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का हटाया गया अंडर आर्टिकल 370 के तहत 2019 में, तब यही वहाँ पर मौजूद थे जम्मू एंड कश्मीर में। 1980 की बात करें तो इन्हें राज्यसभा भेजा गया था चरण सिंह के नेतृत्व वाले लोकदल द्वारा। 1984 फिर कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा 1986 में, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया 2004 में। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 107th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मोल्डोवा। मोल्डोवा, जिसकी कैपिटल चिसिनाउ है, ये 107वां मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। आप जानते ही हैं कि ये सोलर अलायंस एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, 2015 में लॉन्च किया गया था भारत और फ्रांस द्वारा COP21 पेरिस में। 124 मेंबर इसकी सिग्नेटरी कंट्रीज है। Where did the Mumbai Delhi airport pair rank among the world's busiest in 2024? 2024 में मुंबई दिल्ली हवाई अड्डे युग्म दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 7th। तो भारत वर्ल्ड का 5th बिगेस्ट एविएशन मार्केट है, 241 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करता है। वहीं मुंबई दिल्ली ये वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट पेयर्स है 2024 में, ऐसा IATA द्वारा बताया गया है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने लेटेस्ट एडिशन जारी किया है वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर 2024 का। यूनाइटेड स्टेट्स में वर्ल्ड का बिगेस्ट एविएशन मार्केट है, 876 मिलियन पैसेंजर्स इसने हैंडल किया है 2024 में। चाइना दूसरे नंबर पर आता है, 741 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल किया है। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, चौथे पर स्पेन है और पांचवे पर है अपना भारत। वहीं अगर हम पेयर की बात करें, सिटी पेयर, तो जेजू सियोल ये मोस्ट पॉपुलर रूट रहा है ग्लोबली। और टॉप 10 अगर हम मोस्ट पॉपुलर रूट की बात करें तो मुंबई दिल्ली 7th बिजिएस्ट रूट रहा है, 5.9 मिलियन पैसेंजर्स ने हैंडल किए हैं 2024 में। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली इन न्यू दिल्ली? हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सप्तसुर 7 नेशंस 1 मेलोडी। फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। इसे इनोग्रेट किया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है और इस फेस्टिवल को नाम दिया गया है सप्तसुर 7 नेशंस 1 मेलोडी। बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो 7 कंट्रीज इसका हिस्सा है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसका ढाका बांग्लादेश में है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। Which state has become the first in India to impanel sign language interpreters under the Juvenile Justice Act 2015? किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों को पैनल में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है पंजाब। तो पंजाब पहला राज्य बन गया भारत में जिसने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेनर्स, ट्रांसलेटर्स और स्पेशल एजुकेटर्स को इम्पैनल किया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत, ताकि जो चिल्ड्रन है हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट, जो सही से सुन नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते क्लियर, उनको रिप्रेजेंट किया जा सके ताकि उन्हें जस्टिस मिल सके। तो इम्पैनल्ड प्रोफेशनल्स विल सपोर्ट चिल्ड्रन ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड अदर ऑफिशियल मैटर्स, thereby promoting fair, impartial and sensitive outcomes. Which IIT has launched India's first AI-powered learning app Tutos for competitive exam preparations? किस IIT ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप टूटोस लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है IIT पलक्कड़। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़ ने इंडिया का फर्स्ट AI-powered लर्निंग ऐप स्टूडेंट्स के लिए रोल आउट किया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसका ऐप का नाम है टूटोस। इसको रेविन टेक्नो सॉल्यूशंस जो कि स्टार्टअप है IIT पलक्कड़ का, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। जैसे JEE हो गया, नीट हो गया, कैट हो गया, इस तरह के एग्जाम्स की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। डाउट रेजोल्यूशन,
डेली प्रैक्टिस सेशन, कस्टम लर्निंग मॉड्यूल्स, गेमिफाइड लीडर बोर्ड्स, सब कुछ है इसमें, नोट्स बुक सब प्रोवाइड किए जाएंगे। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद इंडिगो टू लॉन्च द डुअल क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने डुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इंडिगो ने मिलकर इंडिगो आईडीएफसी फर्स्ट डुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसमें 2 क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, तो मास्टर कार्ड पावर्ड और दूसरा है रुपए कार्ड पावर्ड। कैसे भी आप अप्लाई करें, ज्वाइनिंग फी देकर या फिर फिक्स डिपॉजिट से, आपको 2 फिजिकल कार्ड्स प्राप्त होंगे, मास्टर कार्ड एंड रुपए एक ही किट में, और जो भी ट्रांजेक्शन है आपके सिंगल स्टेटमेंट के तौर पर रिफ्लेक्ट होगी। और जो आपकी क्रेडिट लिमिट है वो शेयर की जाएगी दोनों ही कार्ड्स के बीच में। और all spending on both cards will contribute towards your Indigo Blue Chip earning, activation and milestone benefits. Which Indian city is ranked highest in the Global AI City Index 2025? ग्लोबल AI City Index 2025 में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोच्च स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। बेंगलुरु ने 26th पोजीशन सिक्योर की है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिटी इंडेक्स में, यानी कि इंडिया का लीडिंग हब है AI रिसर्च डेवलपमेंट और डेटा सेंटर्स के लिए। ऐसा एक रिपोर्ट तैयार की गई है मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च, इनके द्वारा बताया गया। 2025 AI सिटी इंडेक्स में बताया जा रहा है कौन कौन से सिटी ग्लोबल लीडर हैं AI के क्षेत्र में, जैसे बेंगलुरु है, रियाद है, हंगजू है, sao paulo है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग AI हब्स हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया में बेंगलुरु लीड कर रहा है, उसके बाद मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता आता है। ग्लोबली सिंगापुर टॉप स्पॉट पर है वर्ल्ड की लीडिंग AI सिटी में, फिर सियोल, बीजिंग, दुबई, सैन फ्रांसिस्को टॉप 5 में आता है। India recently conducted its first ever joint naval exercises in the South China Sea with which country? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है फिलीपींस। इंडिया एंड फिलीपींस ने सेल एंड नेवल एक्सरसाइज की हैं डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में पहली बार। आप जानते हैं कि चाइना के लैंड बॉर्डर चल रहा है इंडिया के साथ हिमालयाज में, है ना, 1962 के वॉर के बाद। और सेपरेटली चाइना का साउथ चाइना सी में भी चलता रहता है, जैसे मलेशिया है, ब्रुनई है, ताइवान है, फिलीपींस है, वियतनाम है इनके साथ। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल विदेशी मुद्रा मंच का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है BOB-FX1। बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB-FX1 अनाउंस किया है कि हमने लॉन्च कर दिया है। ये एक डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, बैंक के जो कॉर्पोरेट और MSME कस्टमर्स हैं उनके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं रियल टाइम लाइव रेट्स के साथ, इंस्टेंट कंफर्मेशन भी मिल जाएगा और डील टिकट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। विच बैंक हैज लॉन्च द लॉक FD फीचर? किस बैंक ने लॉक FD सुविधा शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने लॉक FD फीचर लॉन्च किया है ताकि जो कस्टमर्स हैं उनका जो टर्म डिपॉजिट है उसको सिक्योर किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके डिजिटल फ्रॉड्स से। तो ये जो बैंक की मोबाइल ऐप है एक्सिस बैंक की ओपन, एक्सिस बैंक की है ना, हाँ एक्सिस बैंक की जो मोबाइल ऐप है ओपन, तो इसमें फीचर मिल जाएगा। और प्री मैच्योर क्लोजर जो फिक्स डिपॉजिट्स का हो जाता है डिजिटल फ्रॉड्स के जरिए, उससे बच सकेंगे। ठीक है, तो जैसे ही लॉक FD का ऑप्शन एक्सिस बैंक के कस्टमर्स चुनते हैं, तो जो प्रीमैच्योर क्लोजर होगा उनके FD का वो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, तब उन्हें फिजिकल ब्रांच में ही जाना पड़ेगा इन पर्सन। तो ऐसे डिजिटल फ्रॉड्स रुक जाएंगे। विच इंश्योर लॉन्च द शुभ शक्ति इंश्योरेंस प्लान? किस बीमा कंपनी ने शुभ शक्ति बीमा योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ शक्ति, जो कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है खासकर महिलाओं के लिए स्पेशली बनाया गया है, इसे लॉन्च किया है। तो ये 15% लोअर यहाँ पर प्रीमियम्स देने पड़ेंगे अगर हम मैन से संबंधित बात करें, मतलब मैन के कंपेरेबल में विमेन को 15% लोअर प्रीमियम इसमें देने पड़ेंगे। और विमेन सेंट्रिक बेनिफिट इसमें मिलते हैं, जैसे प्रीमियम हॉलीडेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हेल्थ सपोर्ट फॉर कंडीशंस लाइक PCOD, चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी इसमें कवर किया गया है। हाउ मच स्टेक डिड Ant Financial sell in 197 Communications, the parent company of Paytm? Ant Financial ने पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन में कितनी हिस्सेदारी बेची? राइट आंसर ऑप्शन डी है 5.84%। बिलियनियर जैकमा का जो आंट फाइनेंशियल है, इसने 197 कम्युनिकेशंस को एग्जिट कर दिया है, जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, और अपने
एंटायर स्टेक 5.84% बेच दिए हैं 3803 करोड़ रुपए में। ठीक है। Which of the following published the report unlocking a 200 billion US opportunity electric vehicles in India? निम्न में से किसने unlocking a 200 बिलियन US अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित की? राइट आंसर ऑप्शन बी है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है अनलॉकिंग अ 200 बिलियन US अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इसमें बताया गया है कि भारत का जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांजिशन है किस तरह से पेस पकड़ रहा है। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया राजीव गौबा द्वारा, जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के, और इस मौके पर PVR सुब्रमण्यम जो कि CEO नीति आयोग के, ये भी मौजूद रहे। इसमें बताया गया है कि 2030 तक भारत का टारगेट ये है कि टोटल जो व्हीकल्स सोल्ड किए जाएं उनमें 30% शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स जहां 50,000 थी 2016 में, वहीं बढ़कर 2024 में 2.08 मिलियन हो चुकी है। Where is the ISRO's Himalayan Outpost for Planetary Exploration Hope Analogous Mission Facility located? इसरो की हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एनालॉग मिशन सुविधा कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है सोकार वैली। डॉक्टर वी नारायण जो कि चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, इसरो के, इन्होंने सोकार वैली लद्दाख में हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन होप एनालॉगस मिशन को इनोग्रेट किया है। 4.3 किलोमीटर्स अबव सी लेवल पर ये फैसिलिटी स्थित है और मार्स लाइक कंडीशन, मंगल जैसी कंडीशंस को यहाँ पर सिमुलेट करने की कोशिश की गई है ताकि आने वाले जो मिशंस हैं जैसे मून पर या फिर और किसी सोलर बॉडी पर, तो वहाँ पर जो मिशन होंगे उनको सिमुलेट किया से किस तरह से हमें करना है। तो ये जो होप है, ये है होप, ये देख रहे हैं आपको, ये टेंट सा बना हुआ है। तो इसकी डाया 8 मीटर है, हैबिटेट मॉड्यूल है, यहाँ पर जो क्रू मेंबर है वो रह सकते हैं। डाया 5 मीटर एक ऑपरेशन के लिए बनाई गई है। ठीक है। सोकार वैली को ही इसलिए डिज़ाइन किया है, इसलिए चुना गया है क्योंकि इसकी जो कंडीशन है, जो एनवायरमेंट कंडीशंस हैं वो मार्स जैसी हैं। हाई UV फ्लक्स है, लो एयर प्रेशर है, कोल्ड एक्सट्रीम्स हैं, सेलिन परमाफ्रोस्ट, ये सब। होप एनालॉगस मिशन ये प्रोटो प्लैनेट द्वारा बनाया गया है जो कि प्राइवेट स्पेस कंपनी है और इसको सपोर्ट कर रहा है इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। तो आप जानते हैं कि भारत लूनर लैंडिंग कराएगा 2040 में, मतलब क्रू लूनर लैंडिंग, व्यक्ति को उतारेगा चंद्रमा पर 2040 में, तो उसी की तैयारी चल रही है। Which city is ranked as the safest city in India according to the Numbeo Mid 2025 rankings? Numbeo Mid 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है मंगलोर। तो यहाँ आप टॉप 10 देख सकते हैं। जो सेकंड कॉलम है उसमें तो इंडिया की रैंक है, इंडिया में क्या रैंक है, और जो फर्स्ट कॉलम है उसमें ग्लोबल रैंक है, ग्लोबल किस पोजीशन पर आता है। जैसे पहले नंबर पर मंगलोर है कर्नाटक, ग्लोबल इसकी रैंक 49 है। अगर हम सेफेस्ट सिटीज़ की बात करें, वडोदरा गुजरात दूसरे नंबर पर है भारत में, अहमदाबाद गुजरात तीसरे नंबर पर, सूरत गुजरात चौथे नंबर पर। बात करें हम नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 रैंकिंग्स की, तो भारत 67वें नंबर पर है, 67th पोजीशन पर। अगर हम वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्रीज की बात करें, भारत का स्कोर 55.8 है। इस इंडेक्स में, इस रैंकिंग में 393 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है और इन 393 सिटीज़ में भारत से ही 23 सिटीज़ आती हैं। सिटी वाइज सेफ्टी रैंकिंग्स की बात करें तो मंगलोर जो कि कर्नाटक में आता है, ये सेफेस्ट सिटी है भारत में और ग्लोबली इसकी रैंक 49 है, 74.2 इसका स्कोर है। दूसरे नंबर पर वडोदरा, तीसरे पर अहमदाबाद, चौथे पर सूरत, यानी कि तीनों ही गुजराती सिटीज़ आती हैं। जो न्यू दिल्ली है और नोएडा गाजियाबाद, ये मोस्ट अनसेफ इंडियन सिटीज़ में गिनी जाती हैं। अगर हम सेफेस्ट सिटीज़ की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो पहले नंबर पर अबू धाबी है, यूनाइटेड अरब अमीरात, दूसरे पर दोहा कतर, तीसरे पर दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात, चौथे पर शारजा यूनाइटेड अरब अमीरात, पांचवें पर ताइपेई ताइवान। Who topped Fortune's 2025 list of the most powerful people in business? फॉर्चून 2025 की बिजनेस में सबसे पावरफुल लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी है जेनसेन हुआंग। जेनसेन हुआंग जो कि CEO एंड को फाउंडर हैं एनवीडिया के, इन्होंने फॉर्चून की 2025 लिस्ट मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस को टॉप किया है। इनके बाद दूसरे नंबर पर सत्या नडेला आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, मार्क जुकरबर्ग
मेटा के तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर एलन मस्क है, टेस्ला, स्पेस एक्स, XAI है, और BYD के वांग स्वांगफू, ये 5वें नंबर पर है। अगर हम इंडियन लीडर्स की बात करें तो सुंदरा पिचाई ये 6th पोजीशन पर है। मुकेश अंबानी जो कि कभी 12वें नंबर पर हुआ करते थे, अब 56th पोजीशन पर पहुंच गए हैं। और अगर हम इंडियन ओरिजिन लीडर्स की बात करें जैसे रेशमा केवलरामानी, वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की, नील मोहन यूट्यूब, गौतम अडानी, ये भी इस लिस्ट में है। हु वॉन द मैरियम मिराज़खानी न्यू फ्रंटियर्स प्राइज इन 2025? 2025 में मरियम मिर्ज़ाखानी न्यू फ्रंटियर्स पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है रसूला श्रीवास्तव। रसूला श्रीवास्तव इन्होंने मरियम मिर्ज़ाखानी न्यू फ्रंटियर्स प्राइज जीता है 2025 का। और किस लिए? जो इनका वर्क रहा है हार्मोनिक एनालिसिस एंड एनालिटिक नंबर थ्योरी, इसके लिए 2021 में प्राइज शुरू किया गया था। $50,000 इसमें दिए जाते हैं। और किन्हें दिया जाता है? जो विमेन मैथमेटिशियंस हो जिन्होंने अपनी PhD पिछले 2 सालों में ही कंप्लीट की हो। और ये अवार्ड इन्हें सी गिन ली और एविन टांग के साथ दिया गया है। कारोल नावरोकी इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कारोल नेवरोकी किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है पोलैंड। कारोल नेवरोकी ये पोलैंड के नए प्रेसिडेंट हैं। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क हैं। पोलैंड की कैपिटल वर्सा है। What is the reason given by the US for imposing the additional 25% tariff on Indian imports? अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसके जरिए भारत से जो इंपोर्ट हो रहा है, भारत से जो सामान अमेरिका में आ रहा है, उस पर और 25% का टैरिफ लगाया गया है। एडिशनल 25% टैरिफ लगाया गया है क्योंकि भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस कारण से इससे पहले 25% टैरिफ पहले ही लगाया जा चुका है जुलाई 31 को। तो जो पहले लगाया गया था वो तो 7 अगस्त से लागू हो चुका है, और जो ये एडिशनल 25% का लगाया है ये 21 दिन बाद लागू होगा। तो टैरिफ मतलब जो भारत से सामान जा रहा है ना अमेरिका में, वो महंगा हो जाएगा अमेरिका में। तो उससे आगे जो भारत के सामान है उसकी जो डिमांड है वो घटेगी। जो अमेरिका में सामान जा रहा है भारत की ओर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी डिमांड वहाँ पर घट जाएगी क्योंकि वो महंगा हो जाएगा कंपेयर टू लोकल आइटम्स। तो भारत से एक्सपोर्ट घट जाएगा यूएस में। Who won the gold medal in women's javelin throw at the International Wislaw Maniak Memorial in Poland? पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मैनियक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन भी है अन्नू रानी। एथलेटिक्स की बात करें, इंडिया की अन्नू रानी ने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस जेवलिन थ्रो में इंटरनेशनल विस्लाव मैनियक मेमोरियल पोलैंड में। 62.59 मीटर का थ्रो इन्होंने किया है। और इंडिया की पूजा है ये 3 नंबर पर रही विमेंस 800 मीटर में, और जिसना मैथ्यू ये 6th पोजीशन पर रही है विमेंस 400 मीटर में। Who assumed charge as the chairperson of the Capacity Building Commission in New Delhi? नई दिल्ली में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है एस राधा चौहान। एस राधा चौहान ये चेयरपर्सन बनी है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन न्यू दिल्ली में। मिशन कर्मयोगी से संबंधित है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। मिशन कर्मयोगी आप समझते हैं जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, फुल एग्जीक्यूटिव पावर है इसके पास, 3 मेंबर कमीशन है, अपना एक इंटरनल सेक्रेटेरिएट भी है, सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं, और अप्रैल 2021 से ही ये ऑपरेशनल है। नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7 अगस्त। 11वां नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया गया है। और 7 अगस्त ही क्यों चुना गया? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था इस दिन 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में। बंगाल का जो पार्टीशन करने का ऐलान किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। पहला नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त 2015 को सेलिब्रेट किया गया चेन्नई में प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। और इस बार टोटल 24 अवार्ड्स दिए गए हैं इस मौके पर, जिसमें 5 संत कबीर अवार्ड हैं, 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स हैं। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड a key protocol to boost cooperation in sectors including aluminium, fertilizers, railways and mining technology? भारत और किस देश ने एल्यूमिनियम,
उर्वरक, रेलवे और खनन प्रौद्योगिकी सहित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। राइट आंसर ऑप्शन है रशिया। तो इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का 11th सेशन हाल ही में न्यू दिल्ली में हुआ है। इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन के तहत दोनों ही कंट्रीज ने की प्रोटोकॉल साइन किए हैं, जिसके जरिए दोनों ही देश एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, रेलवेज एंड माइनिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोऑपरेट करेंगे। वेयर इज कर्तव्य भवन लोकेटेड? कर्तव्य भवन कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन को इनोग्रेट किया है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट के तहत 10 बिल्डिंग्स बनी है, उनमें से ये पहली बिल्डिंग है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में रहने वाले हैं। तो मकसद ये है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट हैं वो सभी एक ही छत के नीचे कार्य करें। तो कर्तव्य भवन 3 ये पहली बिल्डिंग है जो ओपन हुई है और इसमें मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, एमएसएमई, डीओपीटी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये सब मौजूद रहेंगे। बाकी कर्तव्य भवन स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है ना। इसमें 2 बेसमेंट, 7 स्टोरीज हैं और बिल्डिंग इस तरह से बनाई गई है कि 30% लेस एनर्जी यहाँ पर यूज़ होगी। एलईडी वगैरह यूज़ की गई है। सेंट्रल विस्टा रिवैम्प का ये हिस्सा है। Which Indian space tech firm will launch its first commercial satellite mission Leap 1 aboard SpaceX Falcon 9 रॉकेट? कौन सी भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी SpaceX के Falcon 9 रॉकेट के जरिए अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन लीप 1 लॉन्च करेगी? राइट आंसर ऑप्शन बी है ध्रुव स्पेस। तो इंडियन स्पेस टेक फर्म ध्रुव स्पेस ये अपना फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन जिसका नाम लीप 1 है, इसको लॉन्च करेगी SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से। लीप 1 का मतलब है लॉन्च, एक्सपेरिमेंट, एनालाइज, प्रोग्रेस। तो ये ध्रुव स्पेस का पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है और AI एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए पेलोड्स इसके जरिए ले जाएंगे। इसको डेवलप किया है हैदराबाद बेस्ड ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने अकूला टेक ऑस्ट्रेलिया और एस्पर सैटेलाइट्स ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस मिशन के? तो रियल टाइम जियोस्पेशियल AI प्रोसेसिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करना, इसको इसमें लो कॉस्ट जो पेलोड्स मिशन है डिफेंस के लिए, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए इनको इनेबल करना, और ध्रुव का जो P30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है उसको शोकेस करना कि ये कमर्शियल डेप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड डेट परीक्षा पे चर्चा 2025 रिसीव? परीक्षा पे चर्चा 2025 को कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। तो यूनियन मिनिस्टर्स धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और जितिन प्रसाद, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसीव किया है परीक्षा पे चर्चा के लिए, जो कि एक एनुअल इवेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व किया जाता है इसका। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है परीक्षा पे चर्चा MyGov के साथ मिलकर 2018 से ही। तो इस बार जो एडिशन हुआ है 2025 में, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। क्यों? मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। तो एक महीने में सबसे ज़्यादा पीपल ने रजिस्टर किया है इस सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म पर। 3.53 करोड़ प्लस रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं। Who has been appointed as the chairman of the sports hub in तेलंगाना? तेलंगाना में स्पोर्ट्स हब के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है संजीव कोयन का। तेलंगाना गवर्नमेंट ने संजीव कोयन का, जो कि चेयरमैन है, आरपी संजीव कोयन का ग्रुप के, ने चेयरमैन बनाया है स्पोर्ट्स हब का, ताकि राज्य में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके। उपासना कमिनेनी, इन्हें को चेयरमैन बनाया गया है। फॉर्मर इंडिया क्रिकेट कैप्टन कपिल देव और फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर पुडियला गोपीचंद, ये अदर मेंबर्स हैं इस हब में, स्पोर्ट्स हब में। विच फिनटेक फर्म हैज अपॉइंटेड समीर कामत एज इट्स नेक्स्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO? किस फिनटेक फर्म ने समीर कामत को अपना अगला मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है पाइन लैब्स। तो फिनटेक फर्म है पाइन लैब्स, इन्होंने समीर कामत को अपना नेक्स्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। पाइन लैब्स इंडियन कंपनी है और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड कराती है। Under the final co-lending norms launched by the RBI, what is the minimum share each entity must retain in its book for individual loans? RBI द्वारा शुरू किए गए अंतिम सह ऋण मानदंडों के तहत प्रत्येक इकाई को व्यक्तिगत ऋणों के लिए अपने अकाउंट में न्यूनतम कितना हिस्सा रखना होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है 10%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनल को-लेंडिंग नॉर्म्स लॉन्च कर दी हैं, जहां पर को-लेंडिंग एग्रीमेंट के तहत जो भी एंटिटीज हैं उन्हें मिनिमम 10% शेयर रखना होगा अपने अकाउंट में, जो भी इंडिविजुअल लोन्स दिया जा रहा है।
देखिए जैसे एक HDFC बैंक है और एक कोई आप NBFC समझ सकते हैं, ठीक है, आप बजाज समझ सकते हैं या फिर मुथूट फाइनेंस समझ सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर जब मिलकर लोन देते हैं, जैसे 100 रुपये का लोन दिया गया तो 60 रुपये का लोन तो HDFC बैंक ने दे दिया और 40 रुपये का लोन मुथूट फाइनेंस ने दे दिया। इसको बोलते हैं को लैंडिंग, यानी कि दो एंटिटी, एक बैंक और एक NBFC मिलकर लोन दे रही है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि अगर इस तरह के एग्रीमेंट आप करते हैं तो जो भी आपने लोन दिया है उसका 10% आपको अलग से अपने अकाउंट में रखना होगा, अपनी बुक्स में रखना होगा। और जिस एंटिटी ने भी इसको लैंडिंग एग्रीमेंट की शुरुआत की है उसे गारंटी भी देनी होगी 5% आउटस्टैंडिंग लोन्स की। मान लीजिए अगर कोई लॉस होता है, वो अमाउंट वापस नहीं आया, तो 5% जो वो लोन दिया गया है उसका कवर अप किया जाएगा उस एंटिटी द्वारा जिसने इस एग्रीमेंट को इनिशिएट किया था। ये डायरेक्शंस 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। What was the current situation index as per July 2025 राउंड ऑफ अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे? शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जुलाई 2025 राउंड के अनुसार वर्तमान स्थिति सूचकांक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 96.5। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2025 के लिए अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के रिजल्ट्स घोषित किए हैं और ये एक बाई मंथली सर्वे होता है, जुलाई 1 से 12 के बीच में कंडक्ट किया गया है 19 मेजर सिटीज़ में। 5592 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। इसमें करंट सिचुएशन इंडेक्स 96.5 रहा है जुलाई में, मई में 95.4 था। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स ये 124.7 था। द इंडियन वीमेंस फुटबॉल टीम क्लाइम टू विच पोजिशन इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स? भारतीय महिला फुटबॉल टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है 63rd। तो इंडियन वीमेंस फुटबॉल टीम 63rd पोजीशन पर पहुंच गई है लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स में। हाल ही में AFC वीमेंस एशियन कप में इन्होंने थाईलैंड पर जीत हासिल की थी। ब्लू टाइग्रेस बोलते हैं, ब्लू टाइगर तो इंडियन जो मेन फुटबॉल टीम है उसे बोलते हैं, वीमेन टीम को बोलते हैं ब्लू टाइग्रेस। Which organization has signed an MOU with Amazon India to boost MSME exports? MSME निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने Amazon India के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है Amazon India के साथ, ताकि जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके द्वारा जो एक्सपोर्ट्स किया जाता है देश भर में उसमें थोड़ी तेजी आ सके। द पार्टनरशिप एम्स टू एस्टैब्लिश डेडिकेटेड ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट टास्क फोर्स to collaboratively shape policy frameworks, enable infrastructure support and increase awareness of e-commerce export opportunities among Indian businesses. FIEO की बात करें तो एक अपेक्स शीर्ष ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है भारत में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको सेटअप किया गया 1965 में। Which state retained its position as India's top exporting state in 2024-25? किस राज्य ने 2024-25 में भारत की शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा? राइट आंसर ऑप्शन है गुजरात। तो फिर से हम बात कर रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा जो डेटा दिया गया है, तो गुजरात इंडिया का टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट रहा 2024-25 में। टोटल जो एक्सपोर्ट हमारे देश का उसका 26.6% गुजरात द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आते हैं। Which bank has launched the Remit First to India डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म? किस बैंक ने Remit First to India डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने Remit First to India जो कि एक रेमिटेंस प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया है और इसके जरिए जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, NRIs हैं, वो अपने पैसा भेज सकते हैं अपनी फैमिलीज को भारत में क्विकली, सिक्योरली और जीरो ट्रांसफर फीस के साथ। इस प्लेटफॉर्म को IDFC फर्स्ट बैंक ने सिंग एक्स के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया। सिंग एक्स एक रेमिटेंस प्रोवाइडर है सिंगापुर से। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, MD एंड CEO V वैद्यनाथन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। When is the World Lion Day celebrated every year? विश्व शेर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 10th अगस्त। वर्ल्ड लायन डे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस 10 अगस्त 2013 को मनाया गया था।
भारत ने प्रोजेक्ट लायन 2047 भी लॉन्च किया हुआ है, जिसका मकसद है कि लायन की जो पॉपुलेशन है उसको सिक्योर करना, मैनेज करना सौराष्ट्र रीजन में खास करके। और एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन अगर हम बताएं तो रिसेंट नंबर जो है लेटेस्ट वो 891 है। खास करके गिर लायन सेंचुरी में पाए जाते हैं एशियाटिक लायन। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस बार वर्ल्ड लायन 2025 वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में सेलिब्रेट किया है। आपको बता दें जो ये वारदा है ये सेकंड होम है एशियाटिक लायंस का गिर के बाद। लायन जिसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो कहते हैं, सब सहारन अफ्रीका और इंडिया में ही पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क इकलौता ऐसा एरिया है जहाँ पर एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। अगस्त क्रांति दिवस इज ऑल्सो नोन एज, अगस्त क्रांति दिवस को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, क्विट इंडिया मूवमेंट डे। अगस्त क्रांति दिवस या फिर आप कहें क्विट इंडिया मूवमेंट डे, ये 8 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कि ब्रिटिश फोर्सेस जल्द से जल्द हमारे देश को खाली करें। और इस बार 2025 में 83rd एनिवर्सरी डे की मनाई गई है। तो ब्रिटिश चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में भारत से सपोर्ट प्राप्त हो और क्रिस्प मिशन से भी ये एफर्ट इन्होंने लगाया, क्रिस्प मिशन के जरिए भारत से ही मनवा ले। पर गांधी जी ने कॉल दी कि डू और डाई, और क्विट इंडिया स्पीच में उन्होंने डू और डाई का नारा दिया। बॉम्बे में ये स्पीच दी थी उन्होंने 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से। वाइसरॉय उस वक्त लिथिंथ्रो थे, उन्होंने भी कहा था कि 1857 के बाद ये मोस्ट सीरियस रिबेलियन है जो भारतीय द्वारा की गई है। व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द एटॉमिक बम ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन भी है फैटमैन। अब ये करंट अफेयर के उससे भी है क्वेश्चन और स्ट्रेटेजी के में तो क्वेश्चन ही पूछा ही जाता है। तो नागासाकी डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। जापानीज सिटी है नागासाकी, वहां पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान 1945 में एटॉमिक बॉम्बिंग की गई थी यूएसए द्वारा। और जो भी विक्टिम्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, तो उनके स्मरण में दिवस मनाया जाता है। 3 दिन पहले हिरोशिमा पर गिराया गया था एटॉमिक बम, लिटिल बॉय उसका नाम था। और फिर 9 अगस्त 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा एटम बम जिसका नाम फैटमैन है ये नागासाकी पर गिराया गया। यानी कि 6 को भी गिराया गया और 9 अगस्त को भी गिराया गया। 6 को हिरोशिमा पर, 9 को नागासाकी पर। 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच लोग मारे गए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन में। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था इसी के तहत न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस किया जा रहा था यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा द्वारा। व्हेन इज नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी है 7 अगस्त। 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया था कि 7 अगस्त को हम नेशनल जेवलिन डे मनाएंगे। जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान, वो 7 अगस्त को ही जीता था। तो 7 अगस्त 2021 की बात है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की जो जेवलिन डिस्टेंस अचीव की और टोक्यो गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। ये भारत का पहला अब तक का गोल्ड मेडल था ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में ओलंपिक्स में। और चोपड़ा सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट बने इंडिया की ओर से अभिनव बिंद्रा के गोल्ड मेडल के बाद, जो उन्होंने 2008 में बीजिंग गेम्स में जीता था। वर्ल्ड संस्कृत डे याद रखिएगा, ये श्रावण पूर्णिमा या फिर आप कहें रक्षाबंधन को मनाया जाता है, जिस दिन फुल मून डे होता है श्रावण के मंथ में। और इस बार ये 9 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड संस्कृत डे। Which organization presented the Equator Initiative Award to India's बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप? किस संगठन ने भारत के बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है यूएनडीपी। तो बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप ये तीर्थ विलेज कुंदकोल तालुक धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में लोकेटेड है। तो ये उन 10 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है जिन्हें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड दिया गया है, जिसे नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के तौर पर भी जाना जाता है। इसमें $10,000 का कैश प्राइज दिया जाता है, यानी कि 8.5 लाख रुपए लगभग। और इस बार का जो अवार्ड सिलेक्शन इसका थीम है विमेन एंड यूथ लीडरशिप फॉर नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन।
अच्छा, ये अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स के दिन, और जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल रेजिलियंस को प्रमोट किया है, इस तरह के इंडिजिनस पीपल लोकल कम्युनिटीज को अवार्ड दिया जाता है। तो याद रखिएगा, टोटल 10 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, उनमें से एक बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा देते हैं, पूछ लेते हैं कि भारत की बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलाकर कितनी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। इस तरह से कई बार देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये भी याद रखा कि कितने लोगों को टोटल दिया गया है। Which airport in India won the International Architecture Award 2025 in the transport category? भारतीय किस हवाई अड्डे ने परिवहन श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गुवाहाटी का जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आसाम में, इसने इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 जीता है ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में। और जो टोटल 7 एयरपोर्ट्स हैं वो ग्लोबली जिन्हें अवार्ड मिला, उनमें से एक लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो एक तो आपका स्ट्रेटेजी के यही हो गया कि एयरपोर्ट है कहाँ पर, तो असम के गुवाहाटी में। ये अवार्ड एनुअली शिकागो एथेनियम म्यूजियम ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन द्वारा दिया जाता है। यूरोपियन सेंटर फॉर आर्किटेक्चर आर्ट डिजाइन एंड अर्बन स्टडीज एंड मेट्रोपॉलिटन आर्ट प्रेस लिमिटेड के साथ मिलकर। Which two companies signed an MOU for collaboration on critical mineral resources? महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों पर सहयोग के लिए किन दो कंपनियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है गेल एंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो गेल और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत ये जो क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, उनके डेवलपमेंट में एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। Agreement marks a strategic partnership between the two public sector majors, combining GAIL's expertise in energy infrastructure and SCL's strength in mineral exploration and mining. How much monetary penalty has RBI imposed on the ICICI Bank? RBI ने ICICI बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 75 लाख रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 75 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है ICICI बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, इम्पेयरमेंट ऑफ वैल्यूअर्स एंड ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट्स बाय बैंक्स, नीड फॉर डिसिप्लिन, इनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही आरबीआई ने 16 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो नो योर कस्टमर केवाईसी डायरेक्शन है उनका अनुपालन नहीं किया। जो ये कोऑपरेटिव बैंक पर पेनल्टी लगती है ना, ये याद करने की नीड नहीं है आपको, ये एग्जाम में कभी मतलब अब तक तो पूछी नहीं गई है। केवल जैसे ये आईसीआईसीआई बैंक हो गया या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, उन पर जो पेनल्टी लगती है वो पूछे जाते हैं। Which bank has received in principle approval from the RBI to transition to a universal bank? किस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को कि अब स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बन सकता है। अब कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिशन होना चाहता है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक तो इसके पास शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस होना चाहिए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए। अच्छा, और जो शेयर्स हैं बैंक के ये लिस्टेड होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ की होनी चाहिए प्रीवियस क्वार्टर के एंड तक। CRAR रिक्वायरमेंट को ये मीट करना चाहिए, और नेट प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। इसका जो GNPA है और NNPA है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये 3% होना चाहिए या फिर इससे कम पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, और जो नेट NPA है वो 1% या इससे कम होना चाहिए लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। Which company became the first miscellaneous non-banking financial company in India to achieve a business turnover of 1 लाख करोड़ रुपीस? कौन सी कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने वाली भारत की पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस ये फर्स्ट मिसलेनियस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनी है, NBFC बन गई है भारत की, जिसका बिजनेस टर्नओवर 1 लाख करोड़ से अधिक का रहा है।
जो ये केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज लिमिटेड है, पब्लिक सेक्टर चिट फंड और लोन कंपनी है त्रिशूर सिटी केरल में। विच बैंक हैज ग्रोथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पार्टनर विद टू लॉन्च फास्टैग सर्विसेज। ग्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने फास्टैग सेवाएं शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो लॉजिस्टिक सर्विसेज प्लेटफॉर्म है ये ग्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म, जॉइंट वेंचर है अशोक लेलैंड और हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के बीच में। इन्होंने एक एमओयू साइन किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, जिसके जरिए ये अपने जो फ्लीट ऑपरेटर्स हैं उनके लिए फास्टैग सर्विसेज लॉन्च करना चाहते हैं। तो इस एमओयू के जरिए जो ये कंपनी है, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इनेबल्ड जो फास्टैग है उनको प्रमोट करेगी अपने अशोक लेलैंड डीलर्स के जरिए। Who inaugurated the second edition of UN Women's flagship capacity building program She Leads Second in New Delhi? संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम शी लीड्स सेकंड के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अन्नपूर्णा देवी। तो सेकंड एडिशन जो रहा यूएन विमेन्स फ्लैगशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शी लीड्स सेकंड वर्कशॉप फॉर वुमेन लीडर्स, इसको इनोग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी द्वारा नई दिल्ली में। शी लीड्स एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है यूएन वुमेन इंडिया कंट्री ऑफिस का, और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव है पब्लिक और पॉलिटिकल लीडरशिप में। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द रिवैम्प्ड इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म? किस मंत्रालय ने नया अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक रिवैम्प्ड वर्जन यानी कि फिर से इसको लॉन्च किया गया है और सुधार के साथ इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका मकसद है जो ट्रैवलर्स हैं वो कंट्री के जो कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल ब्यूटी और डाइवर्स अट्रैक्शन है उसको एक्सप्लोर कर सकें। मतलब जिस भी कैटेगरी के हिसाब से आप कहीं पर जाना चाहते हैं उसे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कल्चर आप साइट देखना चाहते हैं, हेरिटेज, एडवेंचर, गैस्ट्रोनॉमिकल यानी कि जैसे खाने के हिसाब से देखना चाहते हैं, फूड के हिसाब से वेलनेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, वर्ल्ड टूरिज्म, सब कुछ आप इसमें पता कर सकते हैं। और किस सिटी का वेदर अपडेट क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, ट्रैवल सर्विसेज कैसी हैं। बाकी जो ये स्वदेश दर्शन और पिलग्रिमेज रिजुनेशन एंड स्पिरिचुअल अकोमोडेशन ड्राइव प्रसाद स्कीम है, चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत ही आती है, उनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। पूछ लेते हैं प्रसाद स्कीम किससे संबंधित है, किस मिनिस्ट्री से संबंधित है? वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक एंड एनिमल स्टेम सेल लैबोरेटरी इनॉग्रेटेड? भारत की पहली अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, हैदराबाद। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक और एनिमल स्टेम सेल लैबोरेटरी को इनोग्रेट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में। तो ये जो एनिमल बायोबैंक है ये रीजनरेटिव मेडिसिन, सेलुलर थेरेपीज पर फोकस करेगा लाइफ स्टॉक के लिए। अच्छा, इसमें स्टेप सेल कल्चर यूनिट है, 3D बायो प्रिंटर है, बैक्टीरियल कल्चर लैब है, ये सब इसमें दिया गया है। आपको केवल इतना पढ़ना है। What is the significance of the year 2025 in relation to the काकोरी इंसिडेंट? काकोरी कांड के संदर्भ में वर्ष 2025 का क्या महत्व है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 100th एनिवर्सरी। तो जो काकोरी कांड हुआ था उसकी 100th एनिवर्सरी हम 2025 में मना रहे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, इवेंट्स दे देंगे, किस इवेंट के हमने 100th एनिवर्सरी 2025 से मना रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में काकोरी इंसिडेंट में जो इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि 100th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं इस बार। काकोरी ट्रेन रोबरी ये काकोरी में हुई थी। काकोरी एक विलेज है लखनऊ के पास, 9 अगस्त 1925 को हुई थी, और जिन्होंने इसे पार्टिसिपेट किया था वो सभी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, खासकर राम प्रसाद मिसिल और अशफाकुल्ला खां, ये मेंबर्स थे इसके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। बाद में ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया था। तो 9 अगस्त 1925 की बात है, नंबर 8 डाउन ट्रेन थी जो शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। जब ये काकोरी से गुजर रही थी तब राजेंद्र लाहिरी ने इमरजेंसी चैन को खींच दिया और ट्रेन रुक गई। जो वहाँ पर ट्रेन में गार्ड थे, ठीक है, उन्हें दबोच लिया भारतीयों ने। और उस ट्रेन में क्या था, जो पैसा था, जो लूटा हुआ पैसा था अंग्रेज द्वारा, जो टैक्सेस हमसे लिए जाते थे इंडियन से, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रेजरी में रखने के लिए ले जा रहे थे। तो बस वो लूट लिया। फिर बाद में जब पकड़े गए, फिर कॉन्सिक्वेंसेज हुए तो डेथ सेंटेंस दी गई,
राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन सिंह को, राजेंद्र नाथ लहरी को और अशफाक उल्ला खान को। When is the International Youth Day observed annually? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 12 अगस्त। इंटरनेशनल यूथ डे ये यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड डे है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में इंटरनेशनल यूथ डे का थीम है लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजीज एंड बियॉन्ड। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, नेशनल यूथ डे जिसे हम विवेकानंद जयंती भी कहते हैं, ये भारत में मनाई जाती है। ये भी 12 तारीख को ही मनाई जाती है, लेकिन मंथ अलग होता है। तो नेशनल यूथ डे हम मनाते हैं 12 जनवरी को और इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। दोनों ही महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्वामी विवेकानंद आप जानते ही हैं, है ना। और 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि नेशनल यूथ डे मनाया जाएगा। पहली बार 1985 में मनाया गया था। अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2025 रिपोर्ट, विच कंपनी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड? ब्रांड फाइनेंस की फूड एंड ड्रिंक 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है नेस्ले। तो आप ये देख सकते हैं टॉप 10 कंपनीज। अच्छा, याद रखिए नेस्ले स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर लेज है। देखिए, ब्रांड फाइनेंस की फूड एंड ड्रिंक 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें टॉप 100 फूड ब्रांड्स जो वर्ल्ड में है उनको लिस्ट किया गया है। नेस्ले वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड है। लगातार 10वें साल इसकी ब्रांड वैल्यू 19.97 बिलियन यूएस डॉलर की है। दूसरे नंबर पर आता है लेज। तीसरे नंबर पर चाइनीज डेयरी जायंट यीली आता है, ब्रांड वैल्यू इसकी 11.2 बिलियन यूएस डॉलर की है, तीसरे नंबर पर है और ये वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल डेयरी ब्रांड भी है। भारत की ओर से बात करें तो अमूल जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है, इसकी जो ब्रांड वैल्यू 4.1 बिलियन यूएस डॉलर है और ये 14वें नंबर पर है, 14th पोजीशन पर है। अगर हम ब्रांड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड है ग्लोबली। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स? वैश्विक वस्त्र निर्यात में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 5th। तो आप देख सकते हैं रैंकिंग पहले पर चाइना है, फिर बांग्लादेश, फिर वियतनाम, फिर टर्की, फिर इंडिया 5वें नंबर पर। तो वो अगर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करें, टेक्सटाइल निर्यात की बात करें तो चाइना इसमें टॉप पर है और 300 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली ये जो है एक्सपोर्ट करता है, मतलब इतने वैल्यू के जो टेक्सटाइल है। बांग्लादेश तीसरे नंबर पर है और उसके बाद फिर वियतनाम आता है, फिर टर्की आता है। भारत की बात करें तो हम 5th पोजीशन पर हैं। 37 बिलियन यूएस डॉलर हम बनाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से और सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन, सिल्क, जूट, वूल, सिंथेटिक फैब्रिक, सब कुछ। विच पोर्ट रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज इंडियाज लार्जेस्ट कार्गो हैंडलर इन फिजिकल ईयर 2024-25? किस बंदरगाह ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सबसे बड़े कार्गो हैंडलर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा? राइट आंसर ऑप्शन सी है, माफ कीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसमें, पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी। ऑप्शन ए, मैं इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो याद रखिएगा, पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी, ऑप्शन ए। तो इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है इसमें प्रोग्रेस देखने के लिए मिली है। अगर हम फाइनेंशियल 2024-25 की बात करें, जो 12 मेजर पोर्ट्स में कार्गो हैंडलिंग की बात करें, ये भी बड़ा है। 855 मिलियन टन पहुंच गया 2024-25 में, जबकि 2023-24 में 819 मिलियन टन था। तो एनुअल ग्रोथ देखें तो 4.3% की रही है। उड़ीसा का जो पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी है, इंडिया का लार्जेस्ट कार्गो हैंडलर है, 13.14 मिलियन टन कार्गो ये हैंडल करता है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात, ये दूसरे नंबर पर है 12.03 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग के साथ। और की पोर्ट्स की बात करें हम तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी है गोवा में। तमिलनाडु में ही 3 मेजर पोर्ट्स हैं, चेन्नई और कामराजर और वीओ चिदम्बरम, ये सभी मेजर पोर्ट्स हैं। What is the new average minimum balance requirement for ICICI Bank savings accounts in metro and urban areas opened after August 1st? मेट्रो और शहरी क्षेत्र में ICICI बैंक बचत खातों के लिए आवश्यक नई औसत न्यूनतम शेष राशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 50,000 रुपीज। देखिए, ICICI बैंक ने जो एवरेज मिनिमम बैलेंस आपके सेविंग अकाउंट्स में होना चाहिए वो लिमिट बढ़ा दी है।
पहले 10,000 थी, अब 50,000, यानी कि मिनिमम जो बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए वो 50,000 होना ही चाहिए, नहीं तो आप पर पेनल्टी लगेगी। और ये उन अकाउंट्स के लिए जिन्होंने 1 अगस्त के बाद अपने सेविंग अकाउंट्स ओपन किए हैं। अगर हम सेमी अर्बन लोकेशंस की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट 25,000 है। रूरल लोकेशंस की बात करें तो 10,000 है। और अगर आप नहीं मेंटेन रखते हैं तो 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी मिनिमम, या फिर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है और जो आपका एक्चुअल बैलेंस है उसका 6%, जो उसके बीच का जो गैप है उसका 6%। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन? भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है रुद्राष्ट्र। तो इंडियन रेलवेज ने कंट्री की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन को ऑपरेट किया है। ये इनिशिएटिव लिया गया ईस्ट सेंट्रल रेलवे के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन द्वारा, और इसने सक्सेसफुली रुद्राष्ट्र, जो कि भारत की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है, इसको जो है रन किया। 6 MT बॉक्स एंड ब्रेक्स इसमें रहे हैं, और गचवाजा स्टेशन से DDU डिवीजन तक ये गया है। 4.5 किलोमीटर लॉन्ग ये ट्रेन है। टिल डेट ये लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है इंडियन रेलवेज की। 7 इंजन इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। In which event did Rishabh Yadav win India's first individual medal at the World Games 2025? विश्व खेल 2025 में ऋषभ यादव ने किस स्पर्धा में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मेंस कंपाउंड आर्चरी। तो वर्ल्ड गेम्स 2025 की बात करें तो ऋषभ यादव, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल जीता है जो वर्ल्ड गेम्स 2025 में, जो चेंगडू चाइना में हुए हैं, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता मेंस कंपाउंड आर्चरी इवेंट में। वर्ल्ड गेम्स के बारे में आपको बता दूं, ये हर 4 साल में होते हैं, 1981 से ही होते आ रहे हैं। इसमें वो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं जिन्हें ओलंपिक में जगह नहीं दी गई है। तो भारत स्टार्टिंग से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और अब तक केवल 5 मेडल जीता है, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। इकलौता गोल्ड मेडल हमने 2013 में जीता था, जब आदित्य मेहता ने बिलियर्ड्स में जीता था। वेयर इन इंडिया वॉज द WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप हेल्ड? भारत में WHO हर्बल दवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है गाजियाबाद। तो भारत ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप को होस्ट किया है गाजियाबाद में। इसे ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा WHO के साथ मिलकर, और फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी ने भी इसमें सपोर्ट अपना दिया है। What is the revised GDP growth projection for India in calendar year 2025 by Goldman Sachs? Goldman Sachs द्वारा कैलेंडर वर्ष 2025 में भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि अनुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6.5%। तो गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया का जो रियल GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है कैलेंडर ईयर 2025 के लिए वो 6.5% बताया है, और कैलेंडर 2026 के लिए 6.4% बताया है। कैलेंडर ईयर और फिस्कल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर में अंतर होता है। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और अगर हम फाइनेंशियल ईयर या फिर फिस्कल ईयर की बात करें तो भारत की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर क्या होगा? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। बाकी हम जानते हैं कि RBI ने इस बार रेपो रेट को अनचेंज रखा है, और जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है करंट फिस्कल ईयर के लिए वो 6.5% रखा है। CPI इन्फ्लेशन को 3.7% से घटाकर 3.1% कर दिया है 25-26 के लिए। Which Indian PSU developed the mechanical minefield marking equipment Mark II? किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क II विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यानी कि BEML। इंडियन आर्मी ने मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क II को इंडक्ट कर लिया है। इसे डेवलप किया गया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ मिलकर। इस सिस्टम को डेवलप किया गया है DRDO की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे के द्वारा, और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है BEML के द्वारा। और इसको डेजर्ट्स, सेमी डेजर्ट्स, प्लेन टेरेन्स, इन सब में ऑपरेट कर सकते हैं। What is the proposed new base year for GDP and IIP? GDP और IIP के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 2022-23। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन
जल्द ही जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डब्ल्यूआईपी और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका नया बेस ईयर जारी करने वाला है। तो इन्होंने प्रपोज किया है कि जीडीपी और आईआईपी के लिए बेस ईयर 2022-23 रहेगा, सीपीआई के लिए जो बेस ईयर है वो 2024 रहने वाला है। फिलहाल अगर हम बात करें तो जीडीपी और आईआईपी के लिए बेस ईयर 2011-12 है, वहीं सीपीआई के लिए बेस ईयर 2012 है। ISO 20022 is a global standard for what? ISO 20022 निम्नलिखित में से एक वैश्विक मानक है फॉर फाइनेंशियल मैसेजिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने बैंक्स को कहा है कि आप स्विफ्ट ISO 20022 नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो हो सकता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में आपको डिफिकल्टी देखने के लिए मिले या फिर फेलियर देखने के लिए मिले। ISO 20022 एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल मैसेजिंग के लिए। जैसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं ना, मान लीजिए कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई पैसा भेज रहा है, तो एक कोड वर्ड होता है जिससे पता चलता है कि हाँ सही जगह पर पैसा गया है और सही आदमी द्वारा भेजा गया है। तो स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये एक तरह का बीच में एक नेटवर्क होता है जिसके जरिए ये सब ट्रांजेक्शन होते हैं। इसी के द्वारा जो कोड्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से पेमेंट्स होंगी। ठीक है, तो स्विफ्ट ने ये अडोप्ट किया है ISO 20022 पेमेंट्स के लिए। ठीक है, तो काफ़ी मोर स्ट्रक्चर्ड है और सेफ्टी भी इसमें रहेगी, फ्रॉड को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। और नवंबर 2025 तक, नवंबर 2025 के बाद जो ओल्ड सिस्टम है वो बंद हो जाएगा और नया सिस्टम ये चलेगा। विच बैंक हैज लॉन्च द सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, खास करके जो हाई वैल्यू कस्टमर जिनके पास खूब पैसा है उनके लिए, और इंडिया का जो एफ्लुएंट सेगमेंट है उनके लिए लाया गया है ये। रिलेशनशिप वैल्यू 75 लाख, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है 1 करोड़ से ज़्यादा वाले। ठीक है, अलग अलग बेनिफिट्स उनको दिए जाएंगे। हु ब्रोकर्ड द पीस एग्रीमेंट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौते की मध्यस्थता किसने की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है डोनाल्ड ट्रंप। अजरबैजान और आर्मेनिया ने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसको ब्रोकर्ड किया गया है। और अब इन दोनों देशों के बीच में ऐसा कहा जा रहा है कि शांति स्थापित होगी और रिलेशंस नॉर्मल हो जाएंगे। काफ़ी दशकों से कॉन्फ्लिक्ट इनमें चलती आ रही है। एक्चुअली एक रीज़न है नागोर्नो काराबैक, ये IAS में भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं इस रीजन से संबंधित, इन दो देशों के बीच में डिस्प्यूट है। तो 1980 के दशक से इन दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट बना रहता है। एक्चुअली जो नागोर्नो काराबाक है ये एक माउंटेनियस रीजन है अजरबैजान में। हालांकि इसमें अर्मेनियंस काफ़ी रहते हैं, जो एथनिक अर्मेनियंस हैं, तो अजरबैजान से ये अलग हो गया था। और 2023 में अजरबैजान ने फिर से इसमें अपना फुल कंट्रोल कर लिया। तो इसमें ये डिस्प्यूट वगैरह चलती रहती है। विच टीम वॉन द गोल्ड मेडल एट द 2025 वर्ल्ड स्कूल्स टीम चैंपियनशिप इन अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया? अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में 2025 विश्व स्कूल टीम चैंपियनशिप में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है चेन्नई वेलामल MHS स्कूल। तो चेन्नई का जो वेलामल MH स्कूल है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2025 वर्ल्ड स्कूल्स टीम चैंपियनशिप में, जो कि अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में हुआ है। इन्होंने अपने 8 के 8 मैच जीत लिया। ये स्कूल चेस प्लेयर्स के लिए जाना जाता है, जैसे डी गुकेश यहाँ से पढ़े हैं, प्रज्ञनंदा पढ़े हैं, वैशाली रमेश बाबू पढ़ी हैं। तो बेसिकली ये चेस से रिलेटेड है, ये जो ये वर्ल्ड स्कूल्स टीम चैंपियनशिप हुई है। इन विच स्टेट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द BEML रेल हब? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में BEML रेल हब की आधारशिला रखी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने BEML रेल हब की आधारशिला रखी है। 1800 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है और इसका नाम ब्रह्मा दिया गया है। अगर हम बात करें उमरिया विलेज रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये, और ये कोचेस मैन्युफैक्चर करेगी वंदे भारत, अमृत भारत मेट्रो ट्रेन के लिए। द 2025 नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड टू विच आर्टिस्ट? 2025 राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किस कलाकार को प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है सोनू निगम।
देखिए बात कर रहे हैं हम नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड की, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। तो अगर हम 2024 के लिए बात करें, पिछले साल के लिए, तो ये जो म्यूजिक कंपोजर है शंकर एहसान लोई, ये तीनों लोग, इन्हें दिया जाएगा 2024 के लिए नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। और अगर हम 2025 के लिए बात करें, जो कि हमने क्वेश्चन में पूछा है, तो ये दिया जाएगा सोनू निगम को, जो कि सिंगर है। एक और अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, इसका नाम है नेशनल किशोर कुमार अवार्ड। तो 2024 के लिए दिया जाएगा ये लिरिसिस्ट प्रसून जोशी को, और 2025 के लिए दिया जाएगा फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली को। अच्छा, अब जो लता मंगेशकर अवार्ड है, इसकी जो सेरेमनी होगी, ये लता मंगेशकर का जो वो बर्थ प्लेस है इंदौर मध्य प्रदेश में, वहाँ पर होगी 28 सितंबर को। और जो किशोर कुमार अवार्ड है, ये दिया जाएगा किशोर कुमार जी के बर्थ प्लेस खंडवा में 13 अक्टूबर 2025 को। Who became the first Indian to win a medal at the Asian Surfing Championships? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है रमेश बुदियाल। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप जो कि महाबलीपुरम तमिलनाडु में हुई है, यहाँ भारत के रमेश बुदियाल, तो ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने कोई मेडल जीता है ओपन मेंस कैटेगरी में, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। 12.60 पॉइंट्स इन्होंने अचीव किए, तीसरे नंबर पर रहे। कोरिया के कानुआ हिजाई, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इंडोनेशिया के पाजर अरियाना, ये दूसरे नंबर पर रहे, सिल्वर मेडल जीता। सतनावरी, इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव सतनावरी किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है नागपुर। तो सतनावरी, लगभग 1800 रेजिडेंट्स इस विलेज में रहते हैं, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनने वाला है, और इससे संबंधित जो भी प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव कर दिया गया है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इस गांव में यूज़ की जाएंगी एवरीडे रूरल लाइफ में, ड्रोन असिस्टेड फार्मिंग से लेकर स्मार्ट इरिगेशन तक, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटाइज्ड स्कूल, एडवांस सर्विलेंस सिस्टम, और सोइल टेस्टिंग यूजिंग आईटी टूल्स, आंगनवाड़ी इसके लिए डिजिटल सोल्यूशन, सब कुछ यूज किया जाएगा यहाँ पर। What was the theme of the Dr. M.S. Swaminathan Centenary International Conference held in Delhi? दिल्ली में आयोजित डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, द पाथ टू बायो हैप्पीनेस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूसा सेंटर नई दिल्ली में भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, द पाथ टू बायो हैप्पीनेस। आपको बता दें, अगर हम एम एस स्वामीनाथन जी की बात करें, इन्हें मेन आर्किटेक्ट कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, भारत में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इनको बोला जाता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी ने इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का नाम दिया है। साल 2024 में इन्हें भारत रत्न, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे देश का, ये भी इन्हें प्रदान किया गया। Which Indian government mission has signed a statement of intent with भाषिनी for vernacular innovation across country? किस भारतीय सरकारी मिशन ने देश भर में स्थानीय भाषा नवाचार के लिए भाषिनी के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है अटल इनोवेशन मिशन। तो देखिए, जो अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग के तहत, और भाषिनी जो कि डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है, इन्होंने नई दिल्ली में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को साइन किया है। तो इसके जरिए जो भी कंटेंट डेवलप किया जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एकेडमी द्वारा, उसे मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा भाषिनी टूल का उपयोग करके। हाउ मच हैज द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कमिटेड एज एन एंकर इक्विटी इन्वेस्टर इन द एच ड्रीम फंड? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने एच ड्रीम फंड में एंकर इक्विटी निवेशक के रूप में कितनी राशि निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 150 मिलियन यूएस डॉलर। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 150 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगा एच ड्रीम फंड में, जो कि 1 बिलियन यूएस डॉलर का एक प्राइवेट क्रेडिट फंड है, और भारत भर में मिड इनकम हाउसिंग प्रोवाइड कराना इसका मकसद है। तो एच ड्रीम फंड को मैनेज किया जा रहा है एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स के द्वारा। तो ये लोग पहले इन्वेस्टमेंट लेंगे, उसके बाद फिर हाउसिंग प्रोवाइड कराएंगे सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोवाइड कराएंगे देश भर में।
Which bank has partnered with the Food Safety and Standards Authority of India to launch a web-based payment platform? किस बैंक ने वेब आधारित भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन भी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI, इन्होंने MOU साइन किया जिसके जरिए FSSAI की नीड्स के अकॉर्डिंग वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, यानी कि ऐप बेस्ड नहीं, वेब बेस्ड। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये जो है हो रहा के ले जाएगा, क्योंकि जो भी FSSAI से संबंधित जो भी पेमेंट्स इशू हैं उन्हें इस वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म से किया जा सकेगा, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। विच म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पैसिव फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड? किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला पैसिव फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन भी है DSP म्यूचुअल फंड। DSP म्यूचुअल फंड ने DSP निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट पैसिव फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड है। और ये निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स पर बेस्ड है, NSE के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया गया है। देखिए DSP निफ्टी 50 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 का मतलब क्या हुआ? जो NSE पर टॉप 500 कंपनीज है। फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या हुआ कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वालिटी 30 आते हैं कि टॉप 30 की जो कंपनीज हैं। देखिए NSE की जो टॉप 500 कंपनीज हैं, पहले तो उन्हें देख लिया, उसमें भी जो टॉप 30 है, मतलब उनके डेट के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, डेट किसका सबसे कम है, प्रॉफिट किसका अच्छा है, ग्रोथ किसकी रही है कैलेंडर ईयर में सबसे अच्छी, उस हिसाब से 30 कंपनीज, उन 30 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है, इस म्यूचुअल फंड द्वारा। Which Indian company has signed an agreement with Germany's HPS GmbH to co-develop satellite antenna reflector systems? किस भारतीय कंपनी ने उपग्रह एंटीना रिफ्लेक्टर सिस्टम के सह विकास के लिए जर्मनी की HPS GmbH के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया जर्मनी की हाई परफॉर्मेंस स्पेस स्ट्रक्चर सिस्टम्स GmbH के साथ। GmbH यहाँ पर जर्मनी में होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना प्राइवेट लिमिटेड, इसी तरह से यहाँ पर होता है GmbH। तो ये दोनों मिलकर एंटीना डिफ्लेक्टर सिस्टम को जो है डेवलप करेंगे सैटेलाइट्स के लिए। द पार्टनरशिप विल फोकस ऑन क्रिएटिंग अनफोल्डेबल एंटीना रिफ्लेक्टर्स that fold during satellite launches and deploy automatically in orbit। तो खुद ही ऑर्बिट में डेप्लॉय हो जाता है। How many total technical institutions will be covered under the multidisciplinary education and research improvement in technical education scheme? बहुविषयक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार मेरिट स्कीम के अंतर्गत कुल कितने तकनीकी संस्थान शामिल किए जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी है 275। तो देखिए यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम को अप्रूव कर दिया है जिसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, MERITE। तो 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को इसमें कवर किया जाएगा, जिसमें 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस होंगे, 100 पॉलिटेक्निक्स वाले होंगे। तो यहाँ पर क्वालिटी, इक्विटी एंड गवर्नेंस इन टेक्निकल एजुकेशन में बढ़ाना मकसद रहेगा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, यानी कि कम्प्लीटली बजट सेंटर द्वारा जी दिया जाएगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो होती है उसमें स्टेट का भी हिस्सा रहता है, मतलब उसमें जो व्यय होगा पूरा खर्चा जो होगा। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 4200 करोड़ रुपए की इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है 2025-26 से 2029-30 तक। और इस 4200 में से 2100 करोड़ रुपए तो वर्ल्ड बैंक से आएगा लोन के तौर पर। Until what date will the extended PME-Drive स्कीम नाउ बी इम्प्लीमेंटेड? विस्तारित PME-Drive योजना कब तक लागू रहेगी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 31 मार्च 2028। देखिए PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट यानी कि PME-Drive स्कीम, इसको 4 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 2 साल तक की थी, अब 4 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 29 सितंबर 2024 को इसको नोटिफाई किया गया था 10,900 करोड़ के बजट के साथ 2 साल के लिए, लेकिन अब ये 31 मार्च 2028 तक चलने वाली है। हालांकि जो ये टर्मिनेटेड डेट है, ठीक है, ये जो रजिस्टर्ड
ई टू व्हीलर हैं रजिस्टर्ड, ई रिक्शाज हैं, ई कार्ट्स हैं रजिस्टर्ड, ई थ्री व्हीलर्स हैं, उनके लिए 31 मार्च 2026 से रहेगी। पीएम ई ड्राइव स्कीम एम्स टू एक्सक्लूड द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वही मकसद क्या है, भारत में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाया जाए। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज ग्रांट प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद नेशनल कैंसर ग्रिड, किस संगठन ने राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड के सहयोग से कैंसर एआई और प्रौद्योगिकी चुनौती अनुदान कार्यक्रम लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन। तो इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन ने नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ मिलकर कैरियर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज कैच ग्रांट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसके जरिए जो भी इनोवेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस हैं उनको डेवलप किया जाएगा ताकि कैंसर की स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट सपोर्ट, हेल्थ केयर ऑपरेशन काफ़ी इजी हो सके, अफोर्डेबल हो सके। कैच ग्रांट प्रोग्राम विल प्रोवाइड 5 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट को दिए जाएंगे। जो भी टीम चुनी जाएगी ना इस इनोवेशन के लिए, तो उसको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि उसकी जो इनोवेशन है, जो उसकी रिसर्च है, उसमें उसे हेल्प मिल सके। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल, किस संगठन ने वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है नीति आयोग। नीति आयोग ने ऑफिशियली वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल लॉन्च किया, जिसके जरिए ये कंसल्टेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स जो कि अलग अलग सेक्टर्स में जैसे एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, डेटा एनालिसिस, इंडस्ट्री फॉर इन्वेस्टमेंट, हेल्थ एंड मोर, तो इन यंगस्टर्स को, इन यंग प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करेंगे। Skyroot Aerospace has successfully carried out the first static test of which solid rocket motor, the first stage of the Vikram 1 launch vehicle, at the Satish Dhawan Space Center, श्रीहरिकोटा। Skyroot Aerospace ने अपने किस ठोस रॉकेट मोटर का पहला स्थिर परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक किया है, जो विक्रम 1 प्रक्षेपण यान का पहला चरण है? राइट आंसर ऑप्शन सी है कलाम 1200। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि स्काईरूट एरोस्पेस इसने पहला स्टैटिक टेस्ट किया है इसके पावरफुल कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का, जो कि पहली स्टेज है विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल की। और कहाँ किया गया है टेस्ट? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। तो एक कलाम 1200 मोटर, ये 11 मीटर लॉन्ग, 1.7 मीटर डायमीटर वाली मोनोलिथिक कंपोजिट मोटर है। 30 टन का ये सॉलिड प्रोपेलेंट कैरी कर सकती है। इन विच ईयर वॉज द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च, सरकारी ई मार्केट प्लेस किस वर्ष लॉन्च किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी है 2016। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को 9 साल पूरे हो गए हैं। 8 अगस्त को 2016 को इसे लॉन्च किया गया था ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। और 24-25 में जो ट्रांजेक्शन टोटल रही है इसमें 5.4 लाख करोड़ रुपीस तक की ट्रांजेक्शन इसमें हुई है। मैंने आपको कई बार बता दिया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें कुछ खरीदना है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उसे टेबल चेयर चाहिए, तो वो इसमें जाके सर्च कर लेगा। यहाँ पर जो है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर एमएसएमईज हैं, रजिस्टर्ड है जो इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में, उन्होंने डाला हुआ कि हम इस कुर्सी इतने की दे रहे हैं, 100 रुपये की दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 50 रुपये की। तो जो किफ़ायती होगा और अच्छी क्वालिटी होगी वो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है या फिर सरकारी संस्था है वो खरीद लेगी इस प्लेटफॉर्म के जरिए। Who won the award for the best lyrics for the track Baja in Amar Singh Chamkila during the Screenwriters Association Awards? Screenwriters Association Awards के दौरान अमर सिंह चमकीला के ट्रैक बाजा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है इरशाद कामिल। तो इम्तियाज अली के डायरेक्शन वाली अमर सिंह चमकीला ने 3 टॉप ऑनर्स जीते हैं स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन अवार्ड के 6th एडिशन में मुंबई में। तो इम्तियाज और इनके साथ जो साजिद अली हैं, इन्होंने तो बेस्ट स्टोरी एज बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता। वहीं जो लिरिसिस्ट हैं इरशाद कामिल, इन्होंने बाजा सॉन्ग के लिए अवार्ड जीता है। फुल लिस्ट इस तरह से, जैसे बेस्ट डेब्यू फिल्म सुशी तालाती फॉर गर्ल्स विल बी गर्ल्स ये है, बेस्ट स्टोरी फिल्म है, बेस्ट स्क्रीन प्ले फिल्म है, बेस्ट डायलॉग फिल्म, बेस्ट लिरिक्स जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है इरशाद कामिल फॉर बाजा, बेस्ट स्टोरी वेब ड्रामा अभिनंदन गुप्ता फॉर फ्रीडम एट मिडनाइट। तो अवार्ड्स दिए गए हैं। विच फैमिली रैंक फर्स्ट इन द 2025 बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेस लिस्ट? 2025 बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है अंबानी फैमिली।
देखिए 2025 बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। लगातार दूसरी बार अंबानी फैमिली ने इसको टॉप किया है। अंबानी फैमिली के हेड मुकेश अंबानी है और वैल्यूएशन 28.2 लाख करोड़ रुपीस की है, यानी कि इंडिया की जीडीपी का 1/12 इनकी वैल्यूएशन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बेसिकली एनर्जी सेक्टर में ऑपरेट करती है। कुमार मंगलम बिरला ये सेकंड पोजीशन पर है, जिंदल फैमिली तीसरे नंबर पर है, बजाज फैमिली चौथे नंबर पर है और पांचवें नंबर पर महिंद्रा फैमिली आती है। तो जो थ्रेशोल्ड है टॉप 10 में एंटर करने के लिए वो रखी गई है 18,700 करोड़ रुपए की। अच्छा, इसमें ये भी जान लीजिए कि एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज और सॉफ्टवेयर ये तीनों ही सेक्टर जो है ये डोमिनेंट वेल्थ क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज हैं भारत में, जो भी मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस है उनके पास। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025? विश्व हाथी दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मैट्रियार्च एंड मेमोरीज। वर्ल्ड एलिफेंट डे ये 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। 2011 में इसका आइडिया दिया गया था कैनेडियन फिल्म मेकर्स पैट्रिका सिम्स और माइकल क्लार्क द्वारा, साथ ही सेक्रेटरी जनरल ऑफ एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन शिवापोन दादरंदा द्वारा। पहली बार वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया 12 अगस्त 2012 को। 2025 का थीम है मैट्रियार्क एंड मेमोरीज। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में जो एलिफेंट पॉपुलेशन है उनका 60% भारत में है और 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं भारत में, ये आप याद रखिएगा, पूछ लेते हैं कभी कभी। अच्छा, अफ्रीकन एलिफेंट्स और एशियन एलिफेंट्स में अंतर होता है, क्योंकि जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं उनके जो कान होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, इसी तरह का उनका साइज होता है। साइज मतलब शेप होती है। और जो एशियन एलिफेंट्स हैं इनके थोड़े स्मॉल होते हैं और राउंडेड ईयर्स होते हैं। सभी एशियन एलिफेंट्स में टस्क नहीं होती है, कुछ में ही होती है, केवल मेल्स में। इन विच स्पोर्ट डिड नम्रता बत्रा विन सिल्वर मेडल एट द 2025 वर्ल्ड गेम्स? नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में किस खेल में रजत पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है, वुसू। तो देखिए 2025 वर्ल्ड गेम्स ये चेंगदू चाइना में हुए हैं और भारत की नम्रता बत्रा ने सिल्वर मेडल जीता है विमेंस 52 केजी फाइनल में। तो इंडिया का पहला मेडल है वुसू में वर्ल्ड गेम्स में और हमारे देश का सेकंड पोडियम फिनिश है इस ऑनगोइंग एडिशन में। पोडियम फिनिश मतलब जो टॉप 3 में आया हो। इससे पहले मैंने पढ़ा था कि ऋषभ यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस कंपाउंड आर्चरी में। तो भारत ने 7 मेडल्स जीत लिए हैं वर्ल्ड गेम्स हिस्ट्री में अब तक, मतलब जब से भारत ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। Who won the women's javelin throw title at the Indian Open 2025 World Athletics Bronze Level Continental Tour? इंडियन ओपन 2025 विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, अन्नू रानी। देखिए एथलेटिक्स की बात करें तो ओलंपियन अन्नू रानी ने विमेंस जेवलिन थ्रो टाइटल जीता है इंडियन ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर का, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। और मेंस जेवलिन थ्रो में बात करें तो भारत के शिवम लोहाकर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। वहीं भारत के मुरली श्रीशंकर ने मेंस लॉन्ग जंप टाइटल जीता है 8.13 मीटर्स की छलांग लगाकर। अच्छा, इससे पहले अन्नू रानी ने विमेंस जेवलिन थ्रो टाइटल जीता था इंटरनेशनल विस्लो मैनियाक मेमोरियल 2025 में पोलैंड में। In which months had Suman Gill previously won the ICC Player of the Month award before जुलाई 2025? जुलाई 2025 से पहले शुभमन गिल ने किन महीनों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता था या पुरस्कार जीता था? राइट आंसर ऑप्शन सी है, जनवरी 2023, सितंबर 2023 एंड फरवरी 2025। देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है पहले उसमें स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब वहाँ पर भी पूछने लगे हैं। आप किसी भी पीसीएस के एग्जाम में देख लो, एसएससी के एग्जाम में देख लो, बैंकिंग के एग्जाम में देख लो, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जो है काफ़ी डेप्थ में पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि इन यहाँ से जो क्वेश्चन है उनको टफ बनाना आसान होता है। बाकी तो जो करंट अफेयर है वो वैसा ही है, लेकिन स्पोर्ट्स में दायरा खुल जाता है। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना चाहें, एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन डालना चाहें जिससे पेपर थोड़ा टफ लगे, तो वो स्पोर्ट्स का सेक्शन होता है। भारतीय टेस्ट टीम कैप्टन शुभमन गिल ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2025 जीता, यानी कि जुलाई 2025 में 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं।
और आपको मालूम होना चाहिए अभी जो 5 टेस्ट का एंडरसन टेंडुलकर सीरीज हुई इंग्लैंड में, वहां पर 754 रन इन्होंने बनाए, सबसे ज्यादा 400 इन्होंने जड़ी है। और गिल फर्स्ट मेल प्लेयर बन गए जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 4 बार जीता है। इससे पहले जनवरी 2023 में, सितंबर 2023 में और फरवरी 2025 में भी जीत चुके हैं, और अब ये चौथी बार अब है जुलाई में। अच्छा, अब अगर हम महिला सेक्शन की बात करें तो इंग्लैंड बैटर सोफिया डंकले, ये विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रही हैं जुलाई के लिए। Which two cities are connected by India's longest route? वंदे भारत एक्सप्रेस launched recently। हाल ही में शुरू की गई भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से कौन से 2 शहर जुड़े हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है अजनी, नागपुर एंड पुणे। इंडियन रेलवेज ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हाल ही में ऑपरेट किया है महाराष्ट्र में, अजनी नागपुर को पुणे से कनेक्ट किया है। ठीक है, और ये 12th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो महाराष्ट्र में ऑपरेट की जा रही है। 881 किलोमीटर लेंथ ये कवर करेगी और लॉन्गेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस है हमारे देश में। इससे पहले न्यू दिल्ली वाराणसी रूट था, लेकिन अब कौन सा हो गया है? नागपुर पुणे रूट, और ये फास्टेस्ट ट्रेन भी है नागपुर पुणे के बीच में। Which metro corridor in Bengaluru, inaugurated by PM Narendra Modi, connects RV Road to Bomasandra? बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया कौन सा मेट्रो कॉरिडोर आरवी रोड को बोमसंद्रा से जोड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है येलो लाइन। तो देखिए जो बेंगलुरु की येलो लाइन है नम्मा मेट्रो, ये ओपन हो चुकी है। नम्मा मेट्रो की जो येलो लाइन है वो ओपन हो चुकी है बेंगलुरु में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनोग्रेट किया है। 19.15 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है, आरवी रोड को बोमसंद्रा से कनेक्ट करता है। इसी के साथ जो मेट्रो नेटवर्क है बेंगलुरु में 96 किलोमीटर का हो चुका है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है हमारे देश में दिल्ली मेट्रो के बाद। नम्मा मेट्रो की बात करें, इसे बेंगलुरु मेट्रो भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है नम्मा मेट्रो कहाँ पर ऑपरेट करती है, तो बेंगलुरु में ऑपरेट करती है, कर्नाटक की जो कैपिटल सिटी है। अच्छा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब फैक्ट देख लीजिए। यूनियन कैबिनेट ने फेज 1B अप्रूव कर दिया है लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का। लेंथ 11.165 किलोमीटर रहेगी। The cabinet recently approved 4 new components under the existing central sector scheme of special development packages with a total outlay of rupees 4,250 crore, for which states? कैबिनेट ने हाल ही में किन राज्यों के लिए 4250 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ विशेष विकास पैकेज की मौजूदा केंद्र क्षेत्र योजना के तहत 4 नए घटकों को मंजूरी दी, यानी कि 4 नई स्कीम्स आप कह सकते हैं ऐड किए हैं। तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, आसाम एंड त्रिपुरा। तो जो कैबिनेट है इसने 4 नए कंपोनेंट्स अप्रूव कर दिए हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस फॉर आसाम एंड त्रिपुरा के लिए। टोटल आउटले है 4250 करोड़ रुपए की। तो 500 करोड़, अब देखिए 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं। 500 करोड़ तो दिए हैं आदिवासी इनहेबिटेड विलेजेस एरियाज ऑफ असम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। 500 करोड़ दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ कैशर हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल एरिया जो आता है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के तहत आसाम में। 3000 करोड़ रुपए दिए हैं स्टेट ऑफ आसाम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। 250 करोड़ रुपए दिए हैं त्रिपुरा में ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए। Where was the 18th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics held? खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है मुंबई। तो 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ये मुंबई में हुआ है। ये दूसरी बार है जब भारत इस इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स को होस्ट कर रहा है। इससे पहले 2016 में कर चुका है भुवनेश्वर में। अच्छा, इस साल जो इसका थीम रहा है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज अ फैमिली अंडर वन स्काई। तो 300 हाई स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस 64 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है, यहाँ पर होस्ट किया गया। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, पहला एडिशन हुआ था इसका चियांग में थाईलैंड में 2007 में। टैटो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? टैटो सेकंड जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है, इन्होंने 8146.21 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दिया है टैटो सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए शियोमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में।
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 700 मेगावाट की रहेगी, 4 प्लांट बनेंगे 175 मेगावाट के। Which company partnered with Department for Promotion of Industry and International Trade under the Hero for Startups program? किस कंपनी ने हीरो फॉर स्टार्टअप्स कार्यक्रम के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के साथ टू सपोर्ट एंड स्केल अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर थ्रू इट्स इनोवेशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम हीरो फॉर स्टार्टअप। इसी तरह का एक और करंट अफेयर है जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो सब जो स्टार्टअप्स की हेल्प के लिए है ये। Which organization signed an umbrella agreement with the Indian Statistical Institute for Joint Research and Development? किस संगठन ने संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान के साथ एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ, जिसके जरिए दोनों ही जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो आधार ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके लिए जो डेटा वगैरह भी चाहिए होता है, तो इन सबको सिंपल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, और 5 साल तक के लिए एग्रीमेंट रहने वाला है। तो फ्रॉड, एनोमली डिटेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ बायोमेट्रिक लाइवनेस डिटेक्शन टूल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क एनरोलमेंट, तो इन सब पर कार्य करेंगे। हु वर्चुअली लॉन्च द स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ, राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, पुण्य सलीला श्रीवास्तव। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव, इन्होंने स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ को लॉन्च किया है, और जो भी स्टेट ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं उसको मजबूत बनाता है। ये किसकी प्रेजेंस में किया गया? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, जो कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। श्रेष्ठ इंडेक्स will enable targeted improvements in human resources, infrastructure, and digitization across states, ensuring drug safety is guaranteed for every Indian, regardless of geography. Kenya is the 10th African country to eliminate human African trypanosomiasis as a public health concern. केन्या मानव अफ्रीकी ट्रेपनोसोमियासिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में समाप्त करने वाला 10वां अफ्रीका देश है। देखिए, केन्या ने सक्सेसफुली जो HAT है इसको एरिडिकेट कर दिया है, इसे स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, ऐसा WHO ने कंफर्म किया है। और ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होती है, यानी कि अफ्रीकन देश में पाई जाती है और कहीं इसका प्रचलन नहीं है और ज़्यादा ध्यान भी इन पर नहीं दिया जाता, इसलिए बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, इससे पहले इन्होंने गिनी वॉर्म डिजीज को भी हटाया था केन्या ने। अच्छा, इस तरह से 10वीं अफ्रीकन कंट्री बन गई जिसने HAT को एलिमिनेट कर दिया है। ये एक वेक्टर बोर्न इलनेस होती है और सेट्सी फ्लाइज के द्वारा इसको ट्रांसमिट किया जाता है। बाकी इसमें देख सकते हैं कॉज बाय ब्लड पैरासाइट ट्राइपैनोसोमा ब्रुसोई। अच्छा, ब्रेन को इफेक्ट करती है और फैटल भी हो सकती है, यानी मृत्यु भी हो सकती है। इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच अफ्रीकन कंट्री टू प्रमोट कोऑपरेटिव्स, भारत ने हाल ही में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, जाम्बिया। भारत और जाम्बिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कोऑपरेटिव्स में दोनों देश जो है सहकारिता में दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे। जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ख्वाचा करेंसी है, करेंसी वगैरह तो इतना नहीं पूछते हुए एग्जाम में, पर कैपिटल पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग में। In which state will Advanced System in Package ASIP Technologies set up its semiconductor project? Advanced System in Package Technologies किस राज्य में अपनी सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित करेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। देखिए, जो ये भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है आपके एग्जाम के लिए। इससे संबंधित करंट अफेयर्स आप जरूर देखा कीजिए। तो यूनियन कैबिनेट ने 4 और सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। 6 को पहले कर चुके हैं, तो टोटल 10 हो गए हैं। ठीक है, और जो ये 4 अप्रूव किए गए ना, इनके जरिए भारत में 4600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो ये जो 4 प्रपोजल्स हैं किए गए हैं SICSEM, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 3D ग्लास सॉल्यूशंस एंड एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज के द्वारा। तो जो SICSEM और 3D ग्लास, ये दोनों कंपनीज तो उड़ीसा में सेटअप होंगी। CDIL
पंजाब में, ASIP आंध्र प्रदेश में। जो ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है 2021 में लॉन्च किया गया था, तो टोटल इसका जो फाइनेंशियल आउटले है ये 76,000 करोड़ रुपए है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के तहत आता है मिशन। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जुड़ ज्वाइन कीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।